हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्रतिभाशाली हमारे देश के असाधारण और महान देशभक्त की कहानी के बारे में बता रही हूँ। इनको हम भगत सिंह कहते हैं। जैसा कि आप इनको पहचानते हैं, तो आज हम इनके जीवन के बारे में कुछ जानेंगे और ये आप हर व्यक्ति को इनके बारे में जानना चाहिए कि भगत सिंह कौन थे और उन्होंने किस तरह से हमारे देश के लिए बलिदान किया। तो शहीद भगत सिंह की कहानी ऐसी है कि शहीद भगत सिंह एक असाधारण साहसी और महान देशभक्त थे, जिन्होंने पराधीन भारत माता की बेड़ियां काटने में अमूल्य योगदान दिया। सरदार भगत सिंह का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसमें क्रांति एवं देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। जिस समय इनका जन्म हुआ था, इनके पिता सरदार किशन सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में कारावास दंड भोग रहे थे तथा चाचा स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण बर्मा की माडले जेल में बंदी थे। बालक भगत सिंह पर इस वातावरण का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी बच्चा जो अपने बचपन से ही सीखता है, उसके आसपास जैसा माहौल होता है वैसी उसकी सोच हो जाती है। तो भगत सिंह के फैमिली में जितने भी थे वो सभी देशभक्त थे, तो उसी का असर भगत सिंह के जीवन पर पड़ा। भगत सिंह का जन्म लायलपुर गांव जिले में 27 दिसंबर 1907 को हुआ। इनके जन्म के समय पंजाब सहित पूरे भारत में विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। इस कारण बाल्यावस्था में ही इनके मन में क्रांति और संघर्ष के संस्कार पनप गए थे। इनके जन्म के 1-2 दिन बाद ही इनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर घर पहुंचे और एक अन्य चाचा की रिहाई का तार भी मिला। अब इन शुभ संयोग के कारण इस बालक के जन्म को भाग्यशाली माना गया। जैसे कोई होता है तो वो उसके बाद अचानक से कुछ अच्छा हो जाता है तो बच्चे को मानते कि बच्चा भाग्यशाली है। तो दादी ने प्यार से इनका नाम भागा वाला अर्थात भाग्य वाला रखा। यही भागा वाला बालक आगे चलकर भगत सिंह कहलाए। बचपन से ही भगत सिंह असाधारण खेल खेलते थे। इनके शहीद होने के बहुत साल बाद इनकी माता ने इनकी बचपन की कई घटनाएं ऐसी ज्ञात हुई जिनसे इनकी असाधारणता का परिचय मिलता है। एक बार इनके पिता इन्हें लेकर एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता के साथ खेतों पर गए। बालक खेल खेल में मिट्टी की ढेरियां बनाने लगा। प्रत्येक ढेरी पर एक तिनका गाड़ दिया। पिता ने मित्र से पूछा, यह क्या कर रहे हो? बंदूकें बो रहा हूं, उस बालक का उत्तर था। 5 वर्ष की उम्र में ही यह मित्रों को 2 गुटों में बांटकर एक दूसरे पर आक्रमण करने का खेल खेलते। जैसे बच्चे आपस में जो खेल खेलते हैं तो वो ये इसी तरह का खेल खेलते हैं। बचपन में ही भगत सिंह का संपर्क बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं लाला लाजपत राय, करतार सिंह सराभा, राम बिहारी बोस आदि से हो गया था। भगत सिंह का करतार सिंह सराभा का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। वे उन्हें अपने गुरु, साथी और बड़ा भाई मानते थे। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस जो 1915 के समय भगत सिंह केवल 9 वर्ष के थे। 1916 में करतार सिंह सराभा ने 20 वर्ष की उम्र में देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था। सराभा के अनुपम बलिदान का बालक भगत सिंह के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब जो उन्होंने किया तो वो उनको बड़ा इम्प्रेस किया कि ये ऐसा होता है। सन 1919 में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड संपूर्ण राष्ट्र को झकझोर देने वाला था। भगत सिंह की शिराओं में 3 पीढ़ियों के देशभक्ति का रक्त प्रभावित हो रहा था। वह इस कांड से अत्यंत द्रवित हुए। तुरंत लाहौर से अमृतसर गए, जिससे वे भी उस वीर भूमि पर पूजा के फूल चढ़ा सकें। वहां पहुंचकर उनकी आंखें करुणा से भर गईं, पर उन्होंने उन आंसुओं को गिरने नहीं दिया। वीर भाव से उन्होंने उस धरती की रक्त भरी मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और प्रतिशोध की शपथ ली। इस मुट्ठी भर मिट्टी को वह अपने साथ घर ले आए और एक बोतल में रख दिया। यह लाल मिट्टी उन्हें अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों की याद दिलाती रहती थी।
और मातृभूमि के लिए उत्सर्ग की प्रेरणा देती रहती थी। तो इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं, जो बच्चे कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि एक छोटा सा बच्चा इस तरह की देशभक्ति की भावनाएं उनके अंदर कैसे आती, क्योंकि उनके आसपास का माहौल ऐसा रहा था। बट आजकल के बच्चों में ऐसा नहीं है। ये कहानियाँ हमें यही सिखाती हैं कि बच्चों को ये याद रहे कि ये जो आज़ादी हमें मिली है वो इस भगत सिंह जैसे ना जाने कितने हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्रांति की और हमें ये सब मिला, आज़ादी मिली। गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में गति पकड़ रहा था। इसके परिणामस्वरूप अनेक राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेज स्थापित किए गए। भगत सिंह भी लाहौर का डीएवी स्कूल छोड़कर लाला लाजपत द्वारा स्थापित नेशनल कांग्रेस में भर्ती हो गए। नेशनल कांग्रेस से FA उत्तीर्ण कर उन्होंने BA में प्रवेश लिया। इनके माता पिता विवाह की चिंता करने लगे। भगत सिंह की दादी पोते की संतान का मुंह देखने के लिए उत्सुक थी। जब भगत सिंह को यह सूचना मिली तो उन्होंने पिता को स्पष्ट लिखा, यह विवाह का समय नहीं है, देश मुझे बुला रहा है। मैंने तन मन धन से राष्ट्र की सेवा करने की सौगंध ली है। कृपया मुझे बंधन में न बांधे, बल्कि आशीर्वाद दें कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हूँ। इस पत्र को पहुँचते ही भगत सिंह के घर में खलबली मच गई। सब लोग चिंता में पड़ गए। पिता दुविधा में थे कि क्या करें। अपनी मां के हट के आगे मजबूर होकर उन्होंने भगत सिंह को विवाह करने का आदेश दिया। भगत सिंह पिता के पत्र को पढ़कर दुखी हुए। बहुत सोचने विचार करने के बाद उन्होंने पत्र का उत्तर दिया, आप केवल अपनी मां की चिंता कर रहे हैं, पर 33 करोड़ व्यक्तियों की भारत माता कितने और कैसे दुखों में है। हमें उनके दुख दूर करने के लिए सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि यदि मैं यहीं रह गया, यहीं पर रहा, तो मुझे विवाह करने के लिए विवश कर दिया जाएगा। अतः मैं किसी अन्य स्थान पर जा रहा हूँ। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ पर नहीं ध्यान देना, मैं देश के लिए लड़ना है। इस पत्र के बाद भगत सिंह ने विवाह न करने की सौगंध ली। वह शिक्षा छोड़कर लाहौर से कानपुर आ गए। चलते समय जयचंद्र विद्यालयकार ने उन्हें श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम का परिचय दे दिया। उन्होंने विद्यार्थी जी के चरण छूकर देश हेतु उत्सर्ग का प्रण लिया। विद्यार्थी जी के आग्रह पर भगत सिंह ने अपना नाम बलवंत रख लिया। विद्यार्थी जी ने प्रताप प्रेस में इसी नाम से वे काम करने लगे। इसी समय उनका संपर्क दूसरे क्रांतिकारियों जैसे बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, जोगेंद्र सिंह चटर्जी आदि से हुआ। जब भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सम्मिलित हो गए, भगत सिंह सक्रिय राजनीति में प्रविष्ट हुए। कानपुर में रहकर उन्होंने विद्यार्थी जीवन के निर्देशन में राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा की, परंतु दादी की अस्वस्थता के कारण उन्हें लाहौर लौटना पड़ा। मतलब उन्हें खबर मिली कि उनकी दादी की तबीयत खराब है, तो वो वापस लाहौर लौट आए। वहाँ 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य सामाजिक तथा राजनीतिक क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करना था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा कुछ अन्य क्रांतिकारियों को काकोरी रेल डकैती कांड में फांसी दी गई थी। उनकी स्मृति में क्रांतिकारियों ने बलिदान दिवस मनाया। इस अवसर पर देश के नवयुवकों को क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया गया। अब भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मंत्री बन गए। उन्होंने पार्टी की ओर से साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। 30 अक्टूबर 1928 के दिन जब यह आयोग लाहौर पहुंचा, तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में क्रांतिकारियों का जुलूस निकला। जुलूस में साइमन का बहिष्कार करते हुए नारे लगाए, साइमन वापस लाओ, इंकलाब जिंदाबाद आदि।
पुलिस ने भीड़ को चेतावनी दी और भीड़ जोश में थी। लाला लाजपत राय ने वापस लौटने का विरोध किया। पुलिस अधीक्षक स्कॉट आगे बढ़ा और उसने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। इस लाठीचार्ज में लाला जी को गहरी चोटें आईं और वे अस्पताल ले जाए गए। 17 नवंबर 1928 को वहां उनकी मृत्यु हो गई। अब क्रांतिकारियों से रहा न गया। उन्होंने खून का बदला खून के नारे लगाए। क्रांतिकारियों ने मिस्टर स्कॉट की हत्या की योजना बनाई, जिसमें कार्य विभाजन इस प्रकार से हुआ कि राजगुरु और भगत सिंह की हत्या का काम सौंपा गया और सुखदेव आज़ाद को भगत सिंह और राजगुरु की सुरक्षा का काम दिया गया। स्कॉट का कार्यालय पंजाब स्थित सिविल मंत्रालय में था। भगत सिंह उसी के बाहर सतर्कता से खड़े थे। स्कॉट के आने की सूचना देने का दायित्व जन गोपाल को सौंपा गया था। जैसे ही एक अंग्रेज कार्यालय से बाहर आया और उसने मोटरसाइकिल चलाई, तुरंत जय गोपाल ने संकेत किया। क्या संकेत किया? और राजगुरु ने उस पर गोलियों की बरसात कर दी। भगत सिंह ने भी 4-5 गोलियां चलाईं। अंग्रेज अधिकारी मारा गया। चारों क्रांतिकारी बच निकले, पर वस्तुतः वह स्कॉट नहीं था, वह सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स था। देश भर में भगत सिंह के इस साहसपूर्ण कार्य का समाचार फैल गया। उन्होंने लाला जी की मृत्यु का बदला ले लिया। भगत सिंह अन्य क्रांतिकारियों के साथ भारत माता की दास्ता की बेड़ियां काटने हेतु बराबर संघर्ष करते रहे। इस तरह से जो फाइटिंग हुई है उसका चित्र है। वे उस दिन की प्रतीक्षा में थे जिस दिन सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला था और उस पर मतदान होना था। यह विधेयक सरकार की दमनकारी नीतियों का पोषक था। अनेक विरोधी के होते हुए भी अप्रैल 1928 से ही इसे लागू करने की घोषणा वायसराय को कर देनी थी। अतः क्रांतिकारियों ने उस दिन असेंबली भवन में बम फेंकने का निश्चय किया था। अतिथि पास बनवाकर केंद्रीय विधान भवन में प्रविष्ट हो गए और जैसे ही विधेयक को पारित करने की आवश्यकता का समर्थन किया गया, भगत सिंह ने एक बम फेंका। सभा भवन धुएं से भर गया। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और पूर्व निर्णय के अनुसार अपनी गिरफ्तारी कराई। दोनों पर एक मुकदमा चला। 7 मई 1929 को यह मुकदमा शुरू हुआ और 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कुछ समय बाद उन्हें एक दूसरी जेल में भेज दिया गया, जिससे उन पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चलाया जा सके। यहाँ पहुंचकर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसके कारण उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। यहाँ उनके अन्य साथी बटुकेश्वर दत्त भी थे। सुखदेव, राजगुरु, अजय घोष, शिव वर्मा आदि भी असेंबली बम घटना के अभियोग में यही बंदी थे। इस समय दत्त तथा भगत सिंह दोनों जेल की असुविधाओं के विरुद्ध भूख हड़ताल पर थे। चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए योजनाएं बना रहे थे। जैसे ही मुकदमे की सुनवाई के लिए दत्त व भगत सिंह गाड़ी पर से निकलेंगे, आज़ाद बम फेंकेंगे, ऐसी उनकी योजना थी। पर पुलिस की सतर्कता से उनकी योजना सफल न हो सकी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी थी। पूरे देश में इनके विरुद्ध प्रदर्शन हुए तथा सजा बदलने के लिए कार्रवाई की गई, पर अंग्रेज सरकार ने इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः ये वीर सिपाही फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए।
तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की ज़िंदगी से हमें एक ही संदेश मिलता है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमें अपने देश की उन्नति के लिए सदैव सभी को प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद।